अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो आज का वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है उर्दू पर। जो 11th क्लास का उर्दू यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी कि ईजिली आप यहाँ से कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है कितना यहाँ पर लेंथी होता है उर्दू। बोलने में तो सबको आसान लगता है मगर एग्जाम टाइम बहुत लेंथी होता है, मुश्किल से वो जो है 80 मार्क्स मुश्किल से इंसान कर पाता है अपने टाइम में। तो आपको यहाँ पर ईजी ट्रिक से मैं दिखाऊंगा कैसे आपने कल अपना एग्जाम करना है, क्योंकि अभी कल ही आपका पेपर है। तो इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको थोड़ा आसानी हो सके। जिन स्टूडेंट्स ने अगर कुछ पढ़ा भी नहीं है ना, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, तब भी आप 50+ मार्क्स ले पाओगे उर्दू में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मॉडल पेपर है, ऐसे ही मैं आपको बाकी आपका प्रीवियस पेपर भी दिखाऊंगा। तो इसमें आपको क्या होगा, आपका जो पहला आएगा क्वेश्चन 1 आएगा, जो आपको यहाँ पर एक छोटा सा मिसरा होगा, छोटी सी यहाँ पर लाइनें होंगी, वहाँ से आपने नीचे आंसर देने हैं। जो ऊपर लिखा है वहाँ नीचे आंसर देने हैं। तो वो कैसे निकालने वो दिखाऊंगा। ये 10 मार्क्स आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाले हैं, ये हर कोई कर पाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर आपने पढ़ा अगर अच्छे तरीके से, फिर आपने नीचे आंसर दिया। ट्रांस हिमालयन का नाम किन को दिया गया। अब इसको पढ़ोगे, एशिया की 4 अहम तहजीबी इकाई चीन, बरसगीर हिंदुस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान शामिल है, जिनको एक जगराफिया दान ने ट्रांस हिमालयन का नाम दिया। किस किस को दिया? एक तो चीन को दिया, बरसगीर हिंदुस्तान को दिया, सेंट्रल एशिया को दिया, ईरान को दिया। तो हो गया आंसर, इनको दिया। दूसरा पूछ रहा है मगरबी ट्रांस हिमालयन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको लिखा है पामीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, मगरबी तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को मगरबी ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। तो ये भी आपको आंसर यहीं पे मिल गया। फिर क्वेश्चन पूछता है सिल्क रूट की 3 अहम शाहों किन इलाकों से गुजरती थी। तो यहाँ पर लिखा है 3 अहम शाहें गुजरती थी, कहाँ से? वही जो मगरबी ट्रांस हिमालयन वहाँ से, जो आपका लद्दाख, मगरबी तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, तो पामीर, गिलगित बल्तिस्तान से। तो ये भी इसका आंसर आ गया। तो इस इक़्तिबास का कोई माकूल इन्वान दीजिए। तो आप बोल रहे हैं इसको टाइटल दो, ये किसके बारे में है, इसका आपने टाइटल देना है। तो आप लिख सकते हो इसमें जो यहाँ पर मेन टॉपिक है वो बड़े सगीर के बारे में आता है। तो इसका टॉपिक जो है वो बड़े सगीर है। तो यहाँ से आपको पूरे आंसर मिल गए। 10 मार्क्स आपके आसानी से बिना पढ़ने के, आपने टेक्स्ट बुक देखी नहीं तो आपको यहाँ पर मिल गए। तो आर में भी आता है। तो आर में जैसा ये टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ना है और नीचे आपने आंसर करने, ऊपर से ही जो लिखे होंगे वैसे ही सेम टू सेम। फिर आपको सवाल नंबर 2 आता है हातिम की सहावत या एक यादगार वसीयत का हलासा लिखिए। तो 2 में से एक का हलासा लिखना होता है 6 मार्क्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है, जहाँ से आपको 6 नहीं बल्कि आपको यहाँ पर 10 मार्क्स बनेंगे। ये वाले 6 मार्क्स भी और जो नीचे दिए गए आपको ये वाले 4 मार्क्स हैं वो भी। ये दोनों के लिए एक ही ट्रिक बताऊंगा, वो करना है। यहाँ से भी आपको 6 + 4 10 मार्क्स बन जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये 8 हैं। तो 8 नहीं बल्कि आपने क्या करना है, सिर्फ एनी 7, कोई भी 7 आपको लगते हैं जो ईजी लगते हैं, एनी 7 इनका सिंपली एक एक पेज का थोड़ा खुलासा देख लो, ये क्या बोलता है। पूरा याद करने की, आप देखो हातिम की सहावत में किसके बारे में बात की जा रही है, कहानी में किसके बारे में, दावत किसके बारे में, यादगीर वसीयत। तो इनमें से आप जो 8 दिए गए, 8 में से 7 को थोड़ा समझो किसके बारे में बताया गया है। आप सिर्फ इनको देखोगे किस किस के बारे में, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझोगे, तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स ईजी बन जाएंगे। वो 10 मार्क्स जैसा कि अब मैंने अब क्यों बोला आपको 8 में से आपने 7 पढ़ने, क्योंकि जैसा कि हातिम की सहावत एक यादगार वसीयत, 2 में से आपने एक का खुलासा लिखना है। तो आपको 2 में से एक, अगर ऐसे ही 8 आपने मतलब 7 याद किए, कोई ऐसा आया जो आपने पढ़ा नहीं है तो एक आप इजीली कर पाओगे। तो इसलिए आपने 7 प्रिपेयर करने हैं। खुलासा हो गया। और ऐसे ही आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ से आपने 2 का जवाब लिखना है। 2 का जवाब आप इजीली लिख पाओगे जब आपने थोड़ा बहुत याद किया है। यहाँ पर टोटल 4 पूछे जाते हैं, आप किसी 2 का भी जब आपने थोड़ा समझा है। दूसरी बुढ़िया सड़कों पर क्यों भीख मांगती, जब थोड़ा वो खुलासा पढ़ा आपने तो वो समझ आ जाएगा क्यों मांगती थी। लोग इस नेक आदमी को कंजूस मखजूस क्यों कहते थे, जब खुलासा थोड़ा बहुत पढ़ा आपने, आप इजीली दे पाओगे। तो इसलिए आपने सिर्फ खुलासा पढ़ना है। यहाँ से आपके 10 मार्क्स ईजी बन गए। 10 पहले, 10 ये हो गए 20। फिर आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है मौलवी अब्दुल हक की हालात ज़िंदगी कलम बंद कीजिए या दास्तान के अज्जाए तरकीबी के बारे में एक वाकफियत इजहार कीजिए। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें आती हैं, आपने एक चीज़ पढ़नी है। यहाँ के 5 मार्क्स के लिए आपने क्या करना है, या आपने एक काम करना है, दास्तान, मजमून को छोड़ो, हाका, ड्रामा, इंशिया, या इनको आपने इनको थोड़ा थोड़ा देखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा देखो। दास्तान क्या होता है, इंशिया क्या होता है, हाका क्या होता है, मजमून क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन देखिए इसकी, ये क्या होता है। अगर ये आप इजीली समझ जाते हो ये ठीक है। आर में आपको ये वाला चीज़, मीर अमन दहलवी कौन है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कौन है, रशीद अहमद सिद्दीकी कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है, इनके बारे में। तो ये आपको आर में क्वेश्चन आएगा। थोड़ा ये आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, या ये इनमें से एक, दोनों आपने नहीं याद करने। अगर आप इनके नोट याद कर रहे हो तो ठीक है, अगर इनके कर रहे हो ठीक है, दोनों मत याद करो क्योंकि आर में क्वेश्चन आता है।
फिर आपको आता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन कि आपने यहाँ पर क्या करना है, 3 गज़लों के पार्ट दिए गए हैं, आपको इसकी तशरीह करनी है। एक तो ये, या फिर आपको एक गज़ल दी जाती है, नज़म दी जाती है, नज़म 2 नज़म दी जाती हैं, 2 में से एक के बारे में लिखना है। अब मैं आपको यहाँ की ट्रिक बताता हूँ, यहाँ क्या यूज़ करना है आपने। आपको अगर लगता है, देखो गज़ल आपको टोटल अबाउट 12 है शायद, 12 गज़ल्स को आपने ये चीज़ समझनी है कि मतलब थोड़ा समझना है ये, जैसा कि लास्ट पे ब्राह्मण, हरम का, मेरी या है, बज़म हूँ, ये किस में गज़ल में आता है। जैसे आपने समझा है ये मतलब गर देर व हरम का, ऐसे ऐसे का जो ज़्यादातर है वो इस नज़म से, गज़ल से आते हैं, इसको लिखने वाला ये है। आपने सिर्फ इसमें ये याद करना है कि हरम का जो है ये इसकी गज़ल है, इस बंदे की गज़ल है, मीर तकी मीर की गज़ल है, तो इसको लिखने वाला मीर तकी मीर। ये आपने फिर लिखना कैसे है, आपने अगर गज़ल का ये ट्रिक सीख ली कि है, हूँ, ये किसका है, थोड़ा समझ आ गया आपको, फ़ारसी में पता चला ये मीर तकी मीर क्या है, आप लिखोगे ये शेर जो है ये मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया, जिसमें मीर तकी मीर ये कहते हैं। अगर इसी को थोड़ा इधर-उधर करके लिखोगे, वो भी आपको मिल जाएँगे फुल मार्क्स। अगर आपको ये टफ लगता है, आपको लगता है नहीं नज़म हमारे पास कम है क्योंकि गिनी-चुनी नज़म ही है, तो आप नज़म को देखो कौन सी नज़म किसने लिखी है, थोड़ा ये समझो। ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये लिखना है कौन सी नज़म किसने लिखी है और नज़म का नाम क्या है। आप जब ये लिखोगे तो इसमें आप ये लिखोगे, जैसा कि ये पार्ट उठाया, पहला आपको ये आता है, आप लिखोगे ये जो शेर है, शेरी बंद है, ये इस नज़म से लिया गया है, इसको लिखने वाला ये है। ये बंदा लिखा, आपको 6 में से 3 मार्क्स यहीं पे हल हो गए। बाकी आपने थोड़ा इसको जो लिखा है वही उसी को थोड़ा ट्रांसलेट करके लिखा, खुद से ही लिखा, बन गया काम। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता है अल्लामा इकबाल की गज़ल गोई की खसूसियात बयान कीजिए। तो अब क्या करना आपने, जो आपके गज़ल के शायर हैं, गज़ल में जो शायर आपको दिए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, उसकी गज़ल के बारे में पढ़ना, ज़्यादा नहीं। जैसा कि आपके पास गज़ल का नोट होता है 2 पेज का, आपने वो 2 पेज नहीं पढ़ने। इकबाल कौन है, ये क्या, वो नहीं पढ़ना, उसकी गज़ल गोई। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, जब नोट याद करते हो, गज़ल गोई कि उसने कौन-कौन सी गज़ल लिखी है, उसका कारनामा क्या है, कौन-कौन सी किताब लिखी है, सिर्फ वो चीज़ें आपने याद करनी है इन शायरों की। किन की? जैसा कि आपको यहाँ पर है वली दकनी, ख्वाजा मीर दर्द, अल्लामा इकबाल, शाद अज़ीम आबादी, जिगर मुरादाबादी, हकीम मंजूरी, तो इन ये जो बंदे हैं इनकी सिर्फ गज़ल गोई कि इसने गज़ल में क्या कारनामा अदा किया है, बाकी इसके बारे में याद ही नहीं करना है, कब पैदा हुआ, क्या नाम था, कहाँ क्या कुछ के, ये नहीं नीड है। यहाँ पर जो नीड है वो ये है कि इसने गज़ल में क्या कारनामा किया है, तो ये आपने थोड़ा-थोड़ा याद करना है, वो भी आपके लिए फिर हो जाएगा इनफ। तो फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आता है, यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक्चुअल में ये आप बोल सकते हैं गज़ल के कुछ पार्ट्स हैं उसके बारे में, या शेरी कुछ पार्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें बतानी है, वहाँ पर 5 पूछे जाते हैं, सिर्फ 2 का ही सॉल्यूशन देना है आपने, 2 का ही आंसर देना है। तो वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, वो पहले ही सीख लो। देखो आपको मतला आ सकता है, आपने लिखना है मतला के लग़वी माने तुलू होना। तो मतला एक्चुअल में कहते हैं जो गज़ल या कसीदे का पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। तो ये चीज़ आपने लिखनी है, और उसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया होते हैं, और गज़ल के चेहरे को भी मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। आपने यहाँ से ये सीखा और यही आपके लिए इनफ है। तो बाकी चीज़ें हम यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी जो, वही मैं आपको दिखाऊँगा। फिर आपको यहाँ पर मक्ता आता है, मक्ता। तो गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। यहाँ पर अपना शायर जो है वो तहल्लुस इस्तेमाल करता है, तो इसलिए आखिरी शेर को जो है वो मक्ता कहते हैं, जहाँ पर शायर अपनी तहल्लुस से इस्तेमाल करता है, कभी करता भी है कभी नहीं भी करता। फिर ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसा कि काफ़िया। अब हम देखेंगे काफ़िया किसे कहते हैं। थोड़ा आप फ़ोन की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देना क्योंकि ये थोड़ा डिम है। काफ़िया, काफ़िया उन हरूफ या हरकत को का मजमूए को कहते हैं जिन जो हम आवाज़ होते हैं। तो जैसा अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा यहाँ पर है, गुलों में रंग भरे बाद नू बहार चले, चले भी आओ के गुलशन के कारोबार चले। यहाँ पर बहार था, यहाँ पर कारोबार, हम आवाज़ आए मगर जो अल्फाज हैं वो, इनके वर्ड जो हैं वो चेंज हुए। तो ये वाले बहार, कारोबार, ये हमारे क्या बनते हैं यहाँ पर, वो हमारे काफ़िया बनते हैं। फिर आता है रदीफ़। रदीफ़ के बारे में पूछा गया, वो हरफ या हरूफ जो शायर क्या करता है, अपने मिसर में यूज़ करता है, हम काफ़िया के बाद में आते हैं, जो हम काफ़िया के बाद में आते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो जो बाद में आए, गुलों में रंग भरे बाद नू बहार चले, ये चले आया, चले भी आओ, चले भी आओ के गुलशन के कारोबार चले। ये चले चले यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ, इसको हम यहाँ पर रदीफ़ कहते हैं। चले चले वर्ड जो यूज़ हुआ उसको हम रदीफ़ कहते हैं। तो यहाँ पर आपका रदीफ़ भी हो गया। फिर हुस्न मतला, हुस्न मतला भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हुस्न मतला कहते हैं अगर किसी गज़ल में 2 मतले हों, जैसे हमने मतला बोला, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। तो अगर किसी गज़ल में 2 मतले हों तो दूसरे को हुस्न मतला कहते हैं। ठीक है, जो अगर 2 मतले हों तो दूसरे को हुस्न मतला कहते हैं। फिर ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन आया गज़ल का, आपको पूछा जाएगा बैतुल गज़ल क्या होता है, जैसे पूछा भी गया है,
गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल या शाबहिद कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये वाला भी आपका हो गया। फिर आपको आता है तशबीह के बारे में पूछा जाए, तशबीह किसे कहते हैं, तो हम इसका आंसर बोलते हैं किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना तशबीह कहलाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल भी इसके साथ है, ये बच्चा चाँद जैसा खूबसूरत है, ये बच्चा चाँद जैसा खूबसूरत है, या मेरा बेटा शेर जैसा बहादुर है। ये क्या दी, तशबीह दी, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद ठहराना। यहाँ पर क्या किया, बच्चे को चाँद की मानद ठहराया, बेटे को शेर की मानद ठहराया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है तशबीह है। फिर आता है तलमीह। तलमीह किसे बोलते हैं, तलमीह के लग़वी माने होते हैं इशारा करना। शायर जब अपनी शायरी में किसी की तरफ इशारा करता है, किसी तारीख़ की तरफ, किसी सियासी की तरफ, किसी यहाँ पर मज़हबी वाक़या की तरफ जब इशारा करता है, तो उसको हम बोलते हैं तलमीह। मतलब वो शायर जो है वो एक शेर बोल रहा है, मगर उस शेर में कुछ इशारा दे रहा है किसी तारीख़ का, मतलब हिस्ट्री का, किसी सियासी बारे में, किसी मज़हबी बारे में, किसी अखलाकी बारे में, तो हम बोलेंगे वो उसने तलमीह यूज़ किया। तो यहाँ पर आपके 6 मार्क्स हो गए। ये वाले भी आपके कंप्लीट हो गए, ये तो आपने अभी यहाँ पे ही सीख लिया। अभी बारी है यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं दिए गए अनुमान में से किसी एक पर मजमून लिखिए। आपको मजमून पूछा जाता है, वो आपको होता है 15 मार्क्स का। 2 पेज आप लिख लेना किसी चीज़ के बारे में भी। देखो आपको ये नहीं आप इस चीज़ के बारे में याद करो, वो याद करो, ये चीज़ याद करो, मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा आपको उर्दू में जो चीज़ आए कोशिश करो खुद के वर्ड लिखने की। मजमून हमेशा खुद के जो वर्ड होते हैं ना वही होते हैं। अगर आप थोड़ा इधर उधर गलत भी लिख रहे हो ना कोई मसला नहीं, मगर खुद के वर्ड होने चाहिए, खुद के अल्फाज होने चाहिए। तो ऐसे ही पॉलीथीन के यहाँ पर बुरे असर के बारे में बोल रहा है, क्या नुकसान है उसके, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है क्यों है, साइंस एक रहमत है क्यों है। जैसे कि आप साइंस के बारे में लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो आप, अपने पास फ़ोन आपके पास अभी है, मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हो, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या कुछ घंटे पहले आप अभी प्रिपेयर करो, ये क्या है, साइंस की रहमत है। फ़ोन है हमारे पास, इंटरनेट है, तभी मैंने वीडियो डाला और आप देख रहे हो, एक साइंस है। तो साइंस के हज़ारों फ़ायदे आप डाल सकते हो, इवन कि ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो कि हमने मतलब कैसे हम स्टडी करते हैं, क्या कुछ करते हैं, 1 दिन पहले हमें एग्ज़ाम था, हमने यहाँ से सीखा वो चीज़ की, हज़ारों चीज़ें आप लिख सकते हो। तंदुरुस्ती के बारे में, एक बंदा तंदुरुस्त है, कितने फ़ायदे हैं उसके, वो क्या कुछ कर सकता है, हज़ारों चीज़ें कर सकता है। जो इंसान तंदुरुस्त नहीं है, वो क्या करेगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं ना। वो हज़ारों चीज़ें आप खुद से लिख सकते हो। मज़मून मत आप जाओ कि रट्टा लगाया चले, खुद से बनाओ, खुद से लिखो, 15 मार्क्स 2 पेज करो, बस हो गया काम। फिर आपको यहाँ पर एक दरख्वास्त आती है और एक आपको यहाँ पर देख सकते हो दोस्त के नाम पे खत लिखो, या फिर आपने क्या बोला गया है, आपके मोहल्ले किसी सड़क का हाल एक अखबारी रिपोर्ट देनी है आपने, या आपको आपके दोस्त की दुकान मौजूद पुराने जूते की सेल के लिए इश्तहार तैयार कीजिए। देखो मैं आपको बोलूँगा, ये आपको आर में आता है, या आपने ख़त लिखना होता है, या आपने अखबारी रिपोर्ट देनी होती है, या आपने क्या करना है जूतों की इश्तहार एक न्यूज़ देनी है। एक ख़त लिखना, आपने ख़त का आईडी देखोगे कैसे लिखते हैं, उसके बीच में अपना उसका पहले लिखा नाम वाम किसको भेजना है, उसका नाम लिखा, उसका एड्रेस वेड्रेस लिखा, फिर दोस्त को लिखा है तो प्यारे दोस्त, फिर लिखा कि जो भी चीज़ उसके लिए है, ईद मुबारक वबारक दी उसको, हाँ आज मतलब ईद है तो मैं आपके घर नहीं आ सका, मुझे आना था, कुछ मशगूलियात की वजह से मैं नहीं आ सका, तो कोशिश करूँगा जल्दी आने की, तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को ईद मुबारक हो। थोड़ा बहुत और लिखा तो हो गया काम ख़त्म, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यारा दोस्त नाम लिख दिया, काम ख़त्म। फिर ऐसे ही आपने, अगर ये आपको नहीं समझ आ गई, ये ट्रिक समझ आ गई तो चलो ठीक है। अगर आपको ये नहीं, आपने ये एक अखबारी रिपोर्ट लिखनी है, आपने क्या करना है, पहले एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाई तो आपने जैसे अखबार आपने पढ़ी होगी, आपने यहाँ पर लिखा किसके बारे में, आपके मोहल्ले में किसी एक सड़क का हाल आपने देखना है। आप लिखो यहाँ पर, मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ, लाल चौक की आलूदा सड़क। फिर आपने नीचे लिखी तारीख़, थोड़ा यहाँ पर लिखा तारीख़, फिर लिखा श्रीनगर, फिर यहाँ पर नीचे लिखा अपना खुद के वर्ड लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी लिखना है सड़क के बारे में, जो भी यहाँ पर सड़क का हाल है। तो लाल हमारे मोहल्ले में, ये जो ऐसी मैं एग्जांपल लाल चौक का दिया था, वहाँ लाल चौक में लास्ट 2 साल से सड़क की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ बुरी हालत है, ये वो चीज़ लिखो, हो गया काम ख़त्म। ऐसे ही अगर आपने इश्तहार के बारे में लिखना है, किसी की एडवर्टीज़मेंट करनी है, तो वहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर भी बॉक्स बनाया, सबसे ईजी है। यहाँ पर शूज़ है, कोई एक शूज़ बना दिया यहाँ पर, आपने जैसे ही शूज़ बनाया तो उसके बारे में आपने ये थोड़ा ड्राइंग की, शूज़ बनाया, दो साथ में एक बच्चों का शूज़ बना दिया। फिर आपने यहाँ पर क्या लिखा, शूज़ हैं तो मतलब जूते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जूते, यहाँ पे लिखा आपने न्यू, यहाँ पर ओल्ड जूते हैं ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो पुराने जूते 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं उर्दू में, मुझे भूल गया, थोड़ा आप खुद इसको कर देना। तो थोड़ा बहुत बनाया, तो यहाँ पे नीचे लिख दिया अपने कॉन्टैक्ट नंबर,
कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा लिखना 12345678 9। अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखना वहाँ पर। यहाँ पर लिख दिया मेल abcd@gmail.com। यहाँ पर लिखा एड्रेस, एड्रेस लिखा JK बोस, ऐसे ही लिख दिया, कुछ भी हो गया चलेगा, काम खत्म। तो फिर आपका ये भी हो गया। फिर आपको जो 15 मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं यहाँ से। आपने यहाँ पर 1 2 3 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, 4 में से आपने 2 के ही जवाब देने हैं। देखो मैं आपके लिए ये प्रिपेयर करने वाला था कि ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ईजी रहता है। मगर जब मैंने देखा यहाँ पर तो लगभग 20-25 हैं, 20-25 चीज़ें हैं जो आपको पूछी जाती हैं, मगर आपने 2 के आंसर, तो 20-25 पूरे आपने याद करने, तब जाके आप 2 के आंसर कर पाओगे। तो इससे अच्छा है, क्योंकि 20-25 में से क्या पता कौन सा पूछेंगे, इससे अच्छा है जो हर बार पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में याद कर लो, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका याद कर लो, तो तीसरा कुछ याद करना है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, आपको एग्जाम में यही आएंगे, तो यहाँ पर भी आपके 15 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपको 10 मार्क्स के MCQ आते हैं, 10 MCQs आप रखो, फिल इन द ब्लैंक्स रखो, कुछ भी रखो, ये आपको आते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर 1 मार्क्स के MCQ पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपने अपना पेपर करना है, तो कोशिश करनी है आपने। देखो तो यहाँ पर बच्चे पता है क्या करते हैं, उर्दू को समझते हैं ना, बहुत स्टूडेंट जो है ऐसे हैं जिनको लगता है मुझे 100 में से 100 आता है, पेपर में पूरा कर पाऊंगा, तो वो उर्दू को ईजी समझते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसके भी 2-2 पेज फिल करना स्टार्ट करते हैं। जब ये फिल करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको तो आता है, दिमाग से आइडिया निकलते हैं। अरे अगर आपको आइडिया निकालो ना, आपको एक जो मजमून भी लिखोगे ना, एक ऐसे आप लिखोगे, एक मजमून जो लिखोगे, उसकी आप 20 पेज यहाँ पर फिल कर सकते हो, क्योंकि उर्दू तो चलो हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं करना, अगर आप उसी के 20 पेज फिल करते रहोगे तो वहाँ पर थोड़ी ना देखिए इसने ज़्यादा लिखा है। आपने पूरा यहाँ पर जितना पेपर है पूरा आपने अटेम्प्ट करना है, कोशिश करनी है। जो आपका ऐसे है, मजमून है, उसको 2 पेज पे लिखो। जैसा लेटर आपकी या कोई खाता था 1 पेज में लिखो। बाकी आपको किसी शायर के बारे में लिखना है, या आपने किसी नज़म गज़ल किसी के बारे में लिखना है, 1-1 पेज लिखो, उससे ज़्यादा मत जाओ। बाकी आपका पेपर आपको टाइम के हिसाब से पूरा मेंटेन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका पेपर ईजिली हल हो जाएगा। तो ये था आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो। लास्ट टाइम्स आपकी लास्ट आवर्स जो बचे हुए, उसकी वजह से ये वीडियो बनाना पड़ा, ताकि आप थोड़ा और समझ सको, सीख सको।